Welcome everyone. I am a teaching buddy, Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, Our Rights and Duties. And I'm taking this chapter from a book, New Getting Ahead in Social Studies, Book 4. Let's start. ओके तो आज हमें स्टार्ट करना है आर फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। आर फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, ठीक है। जो कि मतलब एकदम बेसिक है, नॉर्मल है, उसे कहते हैं फंडामेंटल। और राइट्स मतलब क्या होता है? हमारा हक, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक हक है, ठीक है, वो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजन्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का जो संविधान है, ठीक है। संविधान मतलब कहने क्या है कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। संविधान मतलब समझ रहे हैं, जो सेट ऑफ रूल्स है इंडिया में, जैसे रहने के लिए या इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नियम लिखे गए हैं जिनको हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उस सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया का है, हमारे हिंदुस्तान का है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है? गिव्स इस सिटीजन्स, उसने अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को, नागरिक मतलब इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या दिया है? सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिया है। सर्टेन फंडामेंटल राइट्स मतलब कि कुछ बेसिक हक दिए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सुबह है, ठीक है, और मान लीजिए हमें नींद आ रहा है कि आज सुबह 8 बजे में नींद आ रहा है कि अरे अभी सो के उठे थे फिर भी मुझे नींद आ रहा है, तो हमें पूरा हक है कि हम दोबारा सो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सरकार उठा के जेल में नहीं डाल देगी, ठीक है। अगर हमें नींद आ रहा है सुबह 8 बजे, तो हम सुबह 8 बजे भी क्या करेंगे? अपने बिस्तर पे सो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरा मन कर रहा है कि अरे हम इतने दिन से घर में बैठे हुए हैं, चलो आज चलते हैं दोस्तों के साथ गोवा घूम के आते हैं, ठीक है। तो हम अपना बैग पैक करेंगे, अपने दोस्तों को लेंगे और हम लोग क्या करेंगे? गोवा चले जाएंगे, वहाँ पर न्यू ईयर पार्टी मनाने लगेंगे, ठीक है। ये सब क्या? उसके लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारा बेसिक हक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बैग पैक कर लिए हैं तो फिर वहाँ पे सरकार को एक लेटर लिख रहे हैं, सर मैं अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए कि हम अपने दोस्तों को लेकर गोवा जा सकें। तो फिर वहाँ से सरकार क्या होगा? ठीक है, अलाओ बच्चों, जाओ पार्टी करो, एंजॉय। तो यहाँ से जा रहे हैं पार्टी करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा मन, अगर मेरा मन है कि इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी में जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, पार्टी मनाएं, हैप्पी न्यू ईयर पार्टी मनाएं, बर्थडे मनाएं, तो हम जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गवर्नमेंटल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा बेसिक हक है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजन्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सर्टेन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब हमें सरकार ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिया है, उसने हमें हक तो दिया है, लेकिन कुछ हक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें, ये नहीं कि अरे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं हम कर सकते हैं, नहीं। हमारे पास हक है, लेकिन उस हक का क्या है? एक लिमिट है, सर्टेन फंडामेंटल ऑफ राइट्स है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? इफ़ एनी वन फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बिन डिनाइड, ही और शी कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब कहने का कि इफ़, अगर किसी को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, ठीक है, कि उसका, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हिज हो या हर हो, ठीक है। हिज और हर कहने का मतलब क्या है? चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो नर हो या वो नारी हो, किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो बेसिक हक है, जो कि हर किसी को इस धरती पे जन्म लेने वाले को जो हक मिलता है, अगर उसका वो छोटा सा हक उससे छीना जा रहा है, डिनाई करना, यहाँ पे ये वर्ड लिखा है ना, डिनाई करना मतलब मना करना, अगर उससे वो हक उससे छीना जा रहा है, उसका वो हक मना किया जा रहा है, तो वो
लड़का या वो लड़की वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं, वो कोर्ट में जाकर उस पर्सन के अगेंस्ट उसको केस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर भैया लोग अपना न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए गोवा जा सकते हैं, तो दीदी लोग भी अपना न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए गोवा जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि भैया लोग लड़के हैं तो सिर्फ वही लोग पार्टी करेंगे, वही लोग न्यू ईयर मनाएंगे, दीदी लोग भी कर सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब हेज और हर को अगर कभी ऐसा लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसके जो बेसिक हक है, वो उससे छीना जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है, तो वो लड़का या लड़की किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने लिए न्याय ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स आर गिवन हियर। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही लंबा चौड़ा राइट्स लिखा गया है, ठीक है, बहुत सारे राइट्स लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं और जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये हमारे बेसिक नीड है, इनको जानना ज़रूरी है और जो कि हमारे इस बुक में लिखा हुआ है। आइए वन बाय वन उन्हें पढ़ते हैं। पहला क्या राइट है हमारा? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जितना ही को मिलेगा उतना ही शी को मिलेगा। मतलब जितना लड़के को इस धरती पे मिलने का, चीज़ें मिलने का हक है, उतने ही लड़की को मिलने का हक है। जितना किसी एक गोरे इंसान को प्यार मिलने का हक है, उतना ही एक किसी काले इंसान को भी प्यार मिलने का हक है। ठीक है, जितना ही किसी एक कास्ट या रिलीजन को प्यार मिलने का हक है, उतने ही दूसरे कास्ट और रिलीजन को भी प्यार मिलने का उतना हक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरा कि राइट टू इक्वालिटी मतलब कि किसी भी इंसान का कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो, उन सब के साथ हमें इक्वालिटी रखना है। ठीक है, उन सब के साथ हमें इक्वली पेश आना है। ठीक है, सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत। ठीक, इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे क्या कह रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर। दूसरा राइट हमारा क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे मन में कोई बात आता है और हमें लगता है कि वो बात सही है, तो हमें पूरा हक है अपनी उस बात को कहने का, किसी से बोलने का। ठीक है, बिना किसी चीज़ से डरे। वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक एकदम कॉमन एग्जांपल देखें, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स लोग जब टीवी देखते हैं, ठीक है, तो टीवी में जब कभी भी मोदी जी आते हैं, अब मोदी कौन है हमारे? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, मतलब वो हेड है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे, जैसे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया है तो वहाँ का सबसे हेड कौन है? तो हमारा हेड कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि है अभी करंट टाइम पे कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो है। और जब कभी भी वो टीवी पर आते हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? अरे ये तो चोर है, ये तो ऐसे है, ये तो घपले कर रहा है, ये तो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सब कुछ प्राइवेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे लोग बोलते, कुछ भी बोल देते हैं मोदी जी को, जो कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ लोग क्या होता है कि जब कभी राहुल गांधी आते टीवी पे, तो उसको बोल देते हैं कि अरे ये तो पप्पू है, ये तो बकवास है, ये तो कभी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक ही नहीं है ये तो। ठीक है, तो सोचिए राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी, ये लोग कितने बड़े आदमी हैं। ठीक है, एक ये लोग देश को चलाते हैं और हम लोग सोचिए एक कॉमन लोग हैं और हम लोग कुछ भी इनको कह देते हैं। तो ऐसा कैसे कह देते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, हम अपने विचारों को, अपने भाव को, जो हमें लगता है, किसी को देख के हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, तो उसे इसको हमें बोलने का पूरा हक है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारे पास हक है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं और हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते हैं, तो हम कल को जाके क्रिश्चियन बन जाएंगे और जीसस क्राइस्ट के प्रेयर करने लगेंगे। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन है और वो चाहता है हिंदुज़म फॉलो करना, तो वो आकर
हिंदू बन सकता है और हिंदुज़म फॉलो कर सकता है, ठीक है। मतलब कि राइट्स टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब इस कंट्री में रहने वाले जो भी सिटीज़न है वो सब फ्री हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या राइट है हमारा, राइट टू जस्टिस। जब कभी भी अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उस अन्याय के खिलाफ जाकर कोर्ट में केस लड़िए और अपने लिए न्याय ले सकते हैं, राइट टू जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या राइट है हमारा, राइट टू लीव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री। अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे, ठीक है, कि क्या कि अगर मेरा मन कर रहा है इस बार का न्यू ईयर पार्टी गोवा में मनाएंगे, किसी को मन कर रहा है इस बार का न्यू ईयर पार्टी जम्मू कश्मीर में मनाएंगे, बर्फ़ में आराम से एंजॉय करते हुए, ठीक है, तो हम फ्री हैं इस पूरे कंट्री में किसी भी स्टेट किसी भी सिटी में ट्रैवल करने के लिए हम क्या है, एकदम फ्री है, ये हमारा क्या है, हक है, ठीक है। राइट्स टू लीव, यहाँ तक कि सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए भी हम लोग फ्री हैं, ठीक है। अगर हमको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और हमको मन करता है कि नहीं चलो हम चल के कहीं किसी गोवा में घर बना के रहते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर जम्मू कश्मीर में घर बना के रह सकते हैं, तो हम लोग फ्री है, हम रह सकते हैं, ज़मीन खरीद कर वहाँ पर घर भी अपना बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है, राइट है, ठीक है, राइट टू लीव एंड ट्रैवल एनी वेयर इन द कंट्री, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, राइट टू चूज़ योर प्रोफेशन, ठीक है, हम अपना प्रोफेशन खुद से चूज़ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कभी कभी न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में अक्सर ये न्यूज़ हम देखते होंगे क्या, कि एक रिक्शा चलाने वाला का लड़का या फिर एक ऑटो चलाने का लड़का क्या होता है, वो क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसका राइट है, वो अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अगर उसके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो उनका लड़का, उनका जो लड़की, जो बच्चे हैं वो भी रिक्शा और ऑटो चलाएंगे, नहीं। उनके पास राइट्स हैं कि वो अपने से पढ़ लिख के किसी अच्छी जगह से एजुकेशन लेके वो आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन जाए, ठीक है। इसे कहते हैं राइट टू चूज़ योर प्रोफेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। मतलब कहने क्या है कि 14 साल तक की उम्र वालों को, 14 साल तक की उम्र वालों को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, समझे, ये हमारा हक है कि जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। However, these rights are not absolute and the government may take certain measures, ठीक है। However, मतलब कि लेकिन, इन स्पाइट ऑफ, हालांकि ये जो राइट्स हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट और नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि ये जो राइट्स हो अभी हम लोगों ने पूरे राइट्स पढ़े, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। एंड द गवर्नमेंट में टेक सर्टेन मेजर्स, और गवर्नमेंट क्या करते हैं इनमें, इन राइट्स में अपने हिसाब से थोड़ा क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, सरकार के पास ये अपना हक है, उनके पास भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है। लाइक रिजर्विंग जॉब्स और सीट्स इन कॉलेजेस फॉर द बैकवर्ड एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि कुछ कॉलेजेस में और जॉब्स में क्या होता है, सरकार क्या करती है, कुछ सीट्स को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में क्या है 10 सीट है या 10 जगह कहीं पे जॉब निकला है, तो वो 10 सीट में से 8 सीट क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। 8 वैकेंसी जो होती है जॉब की वो क्या होती है, ओपन होती है, उस पर कोई भी इंसान जाकर अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंसान जाकर यहाँ पे, अगर ये कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे 8 लोग जाके कोई भी एडमिशन ले सकता है, और यहाँ पे कोई भी 8 जन जाके अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस 10 में से 8 निकलने के बाद जो बचे 2 सीट्स होते हैं, रिमेनिंग 2 सीट्स जो बच गए, इस 2 सीट पर कोई भी अलग से इंसान जाकर क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी इंसान जाकर यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता, कोई भी इंसान यहाँ पर जाकर जॉब नहीं ले सकता। ये 2 सीट क्या होते हैं, ये 2 सीट इनके लिए जो बैकवर्ड होते हैं या जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब जो हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं,
जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, कि थोड़े गरीब है, जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड कहने का मतलब कि जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है, लेकिन समहाउ फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार क्या करती है ऐसे लोगों के लिए, इन जो ये 10 सीटें थी, इन 10 सीटों में से ये 2 सीट जो होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं सरकार उनके लिए फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्यों? फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि उनकी भी प्रगति हो सके, ठीक है, ताकि वो लोग भी बाकी लोगों से, ये जो बाकी जो 8 लोग थे यहाँ पर जो थे ना, ये 8 लोग, ठीक है, ये इन 8 लोग के बराबर आ सके, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, बैकवर्ड है, और ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के हैं, ठीक है, इनके पास इतना सोचने और इतने पैसे नहीं कि वो इन 8 लोगों से मुकाबला कर सके, तो सरकार ने इन दोनों को, इन इन 2 जना को, ये जो थे बैकवर्ड और पुअर सेक्शन वालों को, इनको क्या किया, साथ दिया, इनको हेल्प करते हैं सरकार अपनी तरफ से, एक तरीके से कह सकते हैं कि रिजर्वेशन देके सरकार इनको थोड़ा हेल्प करते हैं कि ये जो हम, मतलब कि ये जो 8 लोग हैं इनके बराबर आ सकें, ठीक है। चलिए, फिर क्या कह रहे हैं, तो ये खत्म हो गया हमारा राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात थी, तो ये क्या हो गया हमारा आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए, तो एंड आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब आते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ आर ड्यूटीज़। आर ड्यूटीज़ मतलब हमारे कुछ कर्तव्य, ठीक है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ड्यूटीज़ ऑलवेज कम्स अलोंग विथ द राइट्स, मतलब कहने का क्या है कि हमारे हक के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी सॉरी हमारे हक के साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा हक ही हक है, हम जाएंगे अरे हम तो लड़की हैं, हम तो लड़के हैं, हमको भी 2 रोटी मिलना चाहिए, तो हम 2 रोटी छीन के खा लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा हक है, नहीं, उस हक के साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी है, ठीक है। वो उस 2 रोटी को बनाने के लिए हमें अपने पेरेंट्स की मदद भी करनी चाहिए, वो उसे कहते हैं ड्यूटीज़, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गिवन ईयर, ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि पहला ड्यूटी हमारा क्या है, वी मस्ट फॉलो द रूल लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल लिखा गया है उनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसे क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, हमारे अपनी कंट्री में एकता बनाए रखनी चाहिए, ठीक है, उसमें हेल्प करना चाहिए कि हमारी कंट्री में एकता बनी रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार का रंग रूप भेदभाव या कास्ट को लेके या रिलीजन को लेके भेदभाव ना हो, ठीक है। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, जब कभी हमारे कंट्री पर क्या हो, किसी प्रकार का आपत्ति आए तो हमें क्या करना चाहिए, उसे डिफेंड करना चाहिए, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जो जैसे कभी देखते हैं दंगे हो जाते हैं, तो दंगे में कोई कुछ भी तोड़ देता है, कुछ फोड़ देता है, मूर्ति तोड़ दे रहा है, कोई मॉन्यूमेंट है उसको तोड़ दे रहा है, ऐसा कुछ कर दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है, हमें अपने देश की प्रॉपर्टी को क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। आप देखते होंगे सरकार कभी कभी क्या होता है, ऐसा करके रास्ते में पेड़ लगे होते हैं तो यहाँ पे रेड एंड वाइट कलर का यहाँ पे एक पट्टी सा बना होता है कुछ कुछ पेड़ पे, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि वो सरकारी पेड़ है, आप जाके उस पेड़ का एक पत्ती भी अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपने घरों में पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्या हमारा ड्यूटी है, वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, हाँ, जितने भी इंडियन हैं उन सबको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एक समान, ठीक है, एक जैसा एकदम, कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव आपस में नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारे क्या आते हैं,
ड्यूटीज़ थे, आर ड्यूटीज़। नेक्स्ट हमें टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाए रखे हैं जिनको हमारे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा होता, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में लिखा था, जो कि हमारे जो सिटीजन्स को क्या था, फॉलो करना होता था। ठीक है, और सिटीजन्स के कुछ हक की बात करता था। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए हैं जिनको हमारे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आर गिवन हियर, और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला गाइडलाइंस क्या कहता है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब इस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सबको सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। मतलब हर किसी के घर में बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, गैस कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सरकार को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन। इस कंट्री के अंदर जो भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स इस कंट्री के हैं, उन सब के लिए सरकार को क्या, जॉब प्रोवाइड कराना है, ताकि वो मेहनत करके दो पैसे कमा सके अपने लिए, अपने घर वालों लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंश्योरिंग दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। मतलब कहने क्या है कि ये भी इंश्योर करना चाहिए। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, एकदम फिक्स करना कि भाई देखो, अगर इस कंट्री में कोई भी जना दूसरे जना का पैसे को चोरी करके या उसका हक मार के खुद अमीर बन जाएगा तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगी। ठीक है, उसे पनिशमेंट मिलेगा सरकार की तरफ से। सरकार इस बात का भी ध्यान इंश्योर कराती है कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी का क्या करे, उसका हक ना मार ले। ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करे उसका हक। ठीक है, एंड डू नॉट बिकम रिच। ठीक है, मतलब कहने का कि आप रिच बनिए, ऐसा नहीं कि सरकार ये कहती है कि आप रिच मत बनिए। सरकार कहती है आप रिच बनिए, आपको अमीर बनना है आप बनिए, बहुत सारा पैसा कमाइए, करोड़ों में, बिलियन में, ट्रिलियन में पैसा कमाइए, लेकिन आप दूसरे का हक नहीं मारेंगे। ठीक है, दूसरों के पैसे चोरी नहीं करेंगे। ठीक, इस चीज़ को सरकार क्या करती है, सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि देश के अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, जैसे कि आपका शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, उनके जो कंडीशन है उनको भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको सरकार को क्या करता है, फॉलो करना पड़ता है। और इन गाइडलाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, ये रहा, इन गाइडलाइंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक, चलिए अब आप एक ये भी देख लीजिए, डिड यू नो, इसमें क्या कह रहा है, सम अदर्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर। ठीक है, कुछ अदर फॉर्म के भी गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला फॉर्म क्या है, मोनार्की। ठीक है, मोनार्की क्या कहता है, द स्टेट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। एक स्टेट को या तो एक राजा या तो एक रानी क्या कहते हैं, रूल करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, एक स्टेट को एक राजा या एक रानी रूल करते हैं। द मोनार्की इज हेरिडेटरी, दैट इज व्हेन द मोनार्क डाइज हिज और हर चाइल्ड बिकम द न्यू रूलर। मतलब कहने का क्या है कि जो मोनार्की है वो क्या होता है, हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी मतलब कि जैसे कि पुश्तों से मिलते चले आ रही जो पावर को कहते हैं उसको हेरिडेटरी। ठीक है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडेटरी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि
जो मोनार्की है वो क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब मोनार्क डाई हो जाए, जब राजा हो या जो रानी है वो जब मर जाते हैं, तो उनका ही बेटा, उनके ही बच्चे क्या होते हैं, नए रूलर बनते हैं, नए किंग बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रजा में से किसी को उठा के नया राजा या रानी बना दिया, नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडेटरी। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन सम मोनार्कीज द मोनार्क हैज़ फुल पावर। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसा कंट्री है जहाँ पे मोनार्की जो होते हैं उनके पास फुल पावर होता है। फुल पावर कहने का मतलब क्या था, पूरा पावर। किसी को भी वो पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी को भी वो पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक बंदा है उसने चोरी किया है, तो वहाँ के जो राजा है उसको मतलब पूरा पावर है कि अगर उसको लगता है कि इसने चोरी किया है तो उसको वो फांसी पे चढ़ा देगा। और अगर उसको लगता है कि उसने चोरी नहीं किया, भले उसने चोरी किया है और राजा को लगता है कि उसने चोरी नहीं किया है, तो राजा उसको क्या कहता है, छोड़ सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मोनार्कीज होते हैं जहाँ पे उनके पास तो फुल पावर होता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, इन अदर देयर इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द किंग और क्वीन डज नॉट हैव कंप्लीट पावर। ठीक है, इन अदर, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे राजा रानी के साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। मतलब एक स्टेट है, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, यहाँ पे क्या है, राजा रानी तो हैं, साथ ही साथ कोई नहीं है, राजा रानी तो हैं, साथ ही साथ क्या है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब आप समझते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ की जो आम जनता है वो क्या करते हैं, अपना लीडर खुद चुनते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, स्टार्टिंग में, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वहाँ के लोगों को हक है कि वो अपना लीडर अपने से चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे राजा रानी भी हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। ठीक है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा और एक अलग से एक नया राजा बनेगा, जिसको वहाँ की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो वोट करके उनको चुनते हैं। ठीक है, ऐसा भी कंट्री है यहाँ पर। और ऐसी कंट्री में क्या होता है कि जो राजा रानी होते हैं उनके पास कंप्लीट पावर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस कंट्री के अंदर जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ राजा रानी का ही होगा, नहीं, इस कंट्री के अंदर डिसीजन वहाँ के गवर्नमेंट का होगा। मैक्सिमम पावर जो होता है वहाँ के गवर्नमेंट के पास होता है। राजा रानी के पास भी पावर होता है, लेकिन इतना नहीं जितना वहाँ के गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, और ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को हम लोग कहते हैं मोनार्की सिस्टम। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिक्टेटरशिप। इसमें क्या कहता है, द स्टेट इज रूल्ड बाय सिंगल लीडर। एक ऐसा है स्टेट जिसको रूल कौन कर रहा है, मतलब जिसको कौन चला रहा है, सिर्फ एक सिंगल आदमी चला रहा है। ठीक है, सोचो मान लो एक कोई कंट्री है उसमें लाखों लोग रहते हैं, उन लाखों लोग को पर कौन रूल करेगा, सिर्फ एक आदमी रूल कर रहा है। ठीक है, हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास क्या है, पूरा एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब क्या है, पूरा पावर। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल, अगर कोई बंदा है, किसी ने चोरी किया है और वहाँ का जो डिक्टेटर है उसको लगता है कि इसने चोरी किया है, तो वो क्या करेगा, उसको वहीं पे ही उसके गर्दन कटवा देगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा है उसने चोरी की है और डिक्टेटर को लगता है कि नहीं उसने चोरी नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये डिक्टेटर की मर्जी है, क्यों, क्योंकि डिक्टेटर के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर होता है। ठीक है, ही और सी ऑफन मिस यूज दिस पावर टू ऑप्रेस द पीपल। और जिस भी कंट्री में डिक्टेटरशिप देखा गया वहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखा गया है कि वहाँ का जो डिक्टेटर होता है वो अक्सर अपने पावर का क्या करता है, वो अक्सर अपने पावर का मिस यूज़ करता है। ठीक है, और वो उस पावर को मिस यूज़ करके क्या करता है, वहाँ के लोगों को ऑप्रेस करता है। ऑप्रेस करता है मतलब दबाता है, उनकी बातों को दबाता है। अगर वहाँ के लोगों को किसी बात की कोई तकलीफ़ है, ठीक है, वो जाके अपने डिक्टेटर से कहते हैं कि महाराज महाराज हमें यहाँ पे ये इस बात की तकलीफ़ है, आप प्लीज़ इसका कुछ करिए, तो कहता है नहीं सुनना, घर जाओ अपने, मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्टेटरशिप है। और जब वो लोग किसी और से कहने के लिए जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं हेल्प के लिए, तो वो उनको पकड़ के फिर उनकी पिटाई कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ के राजा के पास ये पावर है।
ठीक है, और कोई लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एब्सोल्यूट पावर है, वो पूरा पावर है, ठीक है, जिसका वो क्या कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है। तो ऐसे ऐसा स्टेट जहाँ पर क्या हो, एक सिंगल लीडर हो और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। वहाँ पे कोई रूल और कोई नियम नहीं होता, राजा कह दिया जो वही नियम वही रूल होता है वहाँ का, ठीक है। द रूल हियर इज़ नॉट हेरिडेटरी। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे जो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटरशिप जो होता है वो हेरिडेटरी नहीं होता है। हेरिडेटरी करने का मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ठीक है, मतलब जो डिक्टेटर होता है उसका बेटा डिक्टेटर नहीं बनेगा। अगर डिक्टेटर मर गया तो उसका बेटा नया डिक्टेटर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर डिक्टेटर मर जाता है तो उसकी जगह पे कोई नया या दूसरा लीडर आता है, ठीक है, अपॉइंट होता है। अच्छा, डिक्टेटर को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, डिक्टेटर अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग अपॉइंट नहीं करते, आम जनता से कोई कोई उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कम्युनिज्म। इसमें क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितनी भी एक कंट्री है, मान लो उस कंट्री में जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ कौन ओन करता है, वहाँ की जो सरकार है वो ओन करती है, वो उस सरकार का होता है, ठीक है। द स्टेट प्रोवाइड इट्स पीपल विथ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। वहाँ के जो स्टेट होता है, वहाँ को जो सरकार होती है, वो अपने लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर, एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा वेलफेयर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल पीपल आर सीन एज इक्वल बाय दिस गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी लोग हैं उस कंट्री के अंदर, जो भी लोग हैं, किसी भी रंग, किसी भी रूप के, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के, वो सब क्या होते हैं, उस सरकार के लिए इक्वल होते हैं और सरकार वहाँ के लोगों को इक्वली ट्रीट करती है। और ऐसे कंट्री के सिस्टम को लोग क्या कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या आते हैं, 3 फॉर्म थे गवर्नमेंट के, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट हो गया है एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, लास्ट टाइम पीके सोनकर ने एक क्वेश्चन पूछा था, इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। तो इलेक्टेड का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ को चूज़ करना। इलेक्टेड मतलब होता है चूज़ करना, ठीक है। जैसे एकदम कॉमन चीज़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आज संडे है, ठीक है, और संडे को घर में क्या बनेगा, सुबह सुबह क्या बनेगा, चूड़ा मटर बनेगा कि इडली सांभर बनेगा, क्या बनेगा। तो इससे क्या होता है कि घर में क्या होता है, सबसे पूछा जाता है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। अब मान लीजिए ज़्यादा लोगों ने कह दिया कि चूड़ा मटर खाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि संडे के मॉर्निंग में क्या बनता है, चूड़ा मटर बनता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने चूड़ा मटर को वोट किया है, ज़्यादा लोगों ने चूड़ा मटर को चूज़ किया है, इसलिए क्या हुआ, सुबह में क्या बन गया, चूड़ा मटर बन गया, ठीक है। इडली नहीं बना, इडली शाम को बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्टेड का मतलब होता है चूज़ करना, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमसे कहते हैं कि आप हमें जितवा दीजिए, हम आप इस ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अच्छे रोड बनवा देंगे, 24 घंटा बिजली लगवा देंगे। 4 लोग आते हैं हमारे घर इस तरह हाथ जोड़ के हमसे रिक्वेस्ट करते हैं जब इलेक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चारों को वोट नहीं ना करते हैं, हम क्या करते हैं, उन 4 में से किसी एक आदमी को वोट करते हैं, ठीक है, एक आदमी को चूज़ करते हैं। और फिर उस आदमी को ज़्यादा वोट मिलता है तो वो आदमी क्या होता है, जीत जाता है। फिर वो आदमी जीत जाता है, फिर वो हमारा नया विधायक बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो भी बन जाता है, हेड बन जाता है, एक तरीके से करिए वो हेड बन जाता है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। तो उस आदमी को हेड कौन बनाया, उस आदमी को हमने हेड बनाया, ठीक है। कैसे बनाया, चूज़ करके बनाया, ठीक है। तो यही जो चूजिंग प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन, ठीक है। और वो क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। उसको इलेक्टेड मेंबर मतलब इलेक्टेड पर्सन क्या है, मतलब कि चूज़ किया हमने, समझे। इलेक्टेड मतलब चूज़ करना किसी को, ठीक। चलिए फिर हम लोग इसे यहीं ख़त्म करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।